Welcome dear students. So today we are going to start our new chapter that is called natural resources. What is the meaning of natural? Anything that has been provided by nature. What is the meaning of resources? Anything that is useful to us. अगर देखा जाए तो इवन दिस मार्कर इज अ रिसोर्स, क्योंकि ये हमारे लिए यूजफुल है. इससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको चीजें समझ में आएगी, तो दिस इज ऑल्सो रिसोर्स. दिस मोबाइल फोन ये भी हमारे लिए बड़ा यूजफुल है, आजकल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. सो दिस इज ऑल्सो अ रिसोर्स. बट प्लीज नोट, ये जो मार्कर है ये यूजफुल तो है, तो ये मेरे रिसोर्स तो है, बट ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है. ये मैन मेड चीज है ना, ये नेचर ने हमें नहीं दी है. ये जो मोबाइल फोन है ये रिसोर्स तो है लेकिन नेचुरल नहीं है, क्योंकि मैन मेड है, नेचर ने हमें नहीं दिया. तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है ऐसी चीजें जो हमारे लिए काम की है या दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ इन जनरल एंड हैज बीन प्रोवाइडेड बाय नेचर. सच थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो फॉरेस्ट आर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. देखो, फॉरेस्ट नेचर ने बनाए तो नेचुरल तो है ही. अच्छा, क्या ये एक यूजफुल चीज है? बिल्कुल यूजफुल है स्टूडेंट्स. देखो, हमारे लिए तो यूजफुल है ही. फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्लांट्स मिल सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं. इनफैक्ट हमारे अलावा बाकी जो लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पे, उनके लिए तो बहुत यूजफुल है ही, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. अगर फॉरेस्ट ना हो तो वो एनिमल्स रह ही नहीं पाएंगे, राइट? देन स्टूडेंट्स, सन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि सन नेचर ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं है, तो वो नेचुरल है. और क्या वो यूजफुल है. स्टूडेंट, सन से लाइट आती है अर्थ पे, जिसके कारण अर्थ का एक टेम्परेचर ऐसा मेंटेन होता है कि हम और बाकी एनिमल्स उस पर रह पाते हैं. अगर सन ना हो तो अर्थ विल बिकम सो कोल्ड कि हम उस पर रह ही नहीं पाएंगे. तो सन इज डिफरेंट ईयर रिसोर्स एंड बिकॉज वो नेचर ने बनाया, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स. समझ में आ रही है आपको बात? स्टूडेंट्स, वाटर रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा होता है वो नेचुरल है, हमने तो बनाया नहीं है. क्या वो रिसोर्स है? बिल्कुल रिसोर्स है. बिना पानी के तो रहना पॉसिबल ही नहीं है. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारा काम है कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में स्टडी करना. तो स्टूडेंट्स, आई विल डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर यू. नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. समझ में आ रही है आपको बात? फॉर एग्जाम्पल, सन, फॉरेस्ट, वाटर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम नेचुरल रिसोर्सेज के इस चैप्टर में आगे देखेंगे. समझ में आ रही है? अब देखो, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ पे ही पाए जाते हैं और कुछ अर्थ के बाहर भी हो सकते हैं. ठीक है, कई बार लोग कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ पे ही होनी चाहिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है. जैसे कि आप सन को देखोगे तो सन तो अर्थ पे नहीं पाया जाता ना. सो प्लीज कीप इन माइंड कि नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फाउंड ऑन अर्थ और दे कैन ऑल्सो बी आउटसाइड अर्थ. फाइन. नाउ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. नाउ बायोस्फीयर का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आपको समझ में आ जाएगा. देखो, बायोस्फीयर में जो बायो टर्म है उसका मतलब होता है लाइफ, राइट? तो वही ये पूरा कैच है. मैं आपको बताता हूं. देखो, अगर हम अर्थ की बात करें तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं. हम भी एक एनिमल ही है स्टूडेंट्स. हम बड़े इंटेलिजेंट एनिमल है, वो अलग बात है, बट हम भी एनिमल ही है, राइट? तो बहुत सारे लिविंग बींग्स रहते हैं अर्थ पे, प्लांट्स, एनिमल्स, वी ह्यूमन बींग्स. अच्छा, और सदियों से रहते आ रहे हैं, सिंस एजेस. और देखो, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं अर्थ पे जो कि इन लिविंग थिंग्स को मदद करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर. अगर वाटर नहीं होगा, वाटर नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो बाकी लिविंग बींग्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक. एयर, अगर एयर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन हम उसको ब्रीथ करते हैं, अगर हम सांस ना लें तो हम मर जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, लैंड की हम बात करें तो ज्यादातर लिविंग बींग्स जो है वो लैंड पे ही रहते हैं. तो लैंड नॉन लिविंग है बट इन लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रही बात? तो पॉइंट यहां पे ये है कि अर्थ पे बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं और नॉन लिविंग बींग्स भी हैं. उन सब के बीच में एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम में सब कुछ बहुत सालों से चलता आ रहा है. और वो सिस्टम ऐसे चलता आ रहा है कि सारे लिविंग बींग्स आराम से रह पा रहे हैं. आप समझ रहे हो? और इस सिस्टम में प्लीज नोट, लिविंग और नॉन लिविंग्स दोनों है. तो ये जो सिस्टम है लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग का, जो कि लिविंग थिंग्स को रहने में मदद कर रहा है, दिस सिस्टम इज एक्चुअली कॉल्ड बायोस्फीयर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थोड़ा ट्रिकी है बट समझ में आ रहा होगा. जैसे मैं लिख के भी देता हूं आपको तो आपको और समझ में आएगा. एवरीथिंग ऑन अर्थ, लिविंग और नॉन लिविंग, which is important for the survival of life on earth,
फॉर्म्स बायोस्फीयर। समझ में आई बात? तो दिस होल सिस्टम, दिस होल कॉम्बिनेशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब ये जो बायोस्फीयर है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके दो तरीके के पार्ट्स हैं। एक उसके लिविंग पार्ट्स हैं और दूसरे नॉन लिविंग। जैसे लिविंग पार्ट्स में आ गया प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट्स, ठीक है। नॉन लिविंग पार्ट्स में कई सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे लैंड, एयर, वाटर और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो बायोस्फीयर में ये सारी टाइप की चीजें होती हैं। तो ये जो लिविंग टाइप की चीजें होती हैं बायोस्फीयर में, इसको बोलते हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, और जो नॉन लिविंग पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं एबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, राइट। तो दीज आर सम टर्म्स, बायोटिक कॉम्पोनेंट एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट, जो कि बिल्कुल आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। नाउ रिसोर्सेज ऑन अर्थ। तो अर्थ पे तीन बड़े इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं एंड दे आर एयर, वाटर एंड लैंड। तो इस चैप्टर में बहुत डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो जैसे स्टूडेंट्स ये अर्थ है, तो आपको पता है कि इसके अराउंड एयर की एक बड़ी थिक लेयर होती है, राइट। सो दैट एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और उस थिक लेयर ऑफ एयर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एटमॉस्फेयर, इजंट इट? एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी डिफाइन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ, इजंट इट? तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं वाटर की। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे अर्थ को, तो यू कैन सी कि अर्थ पे बहुत जगह आपको लैंड दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत जगह आपको वाटर भी दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, राइट। तो अर्थ पे बहुत सारा पानी होता है स्टूडेंट्स। 75% of the surface of earth is covered with water. 75% of the surface of earth is actually covered with water. लैंड जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ 25% ही है। तो आप सोच रहे हो कितना पानी है अर्थ पे। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारा पानी है जो आपको इस ग्लोब पे नहीं दिख रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? जैसे ये अर्थ की सरफेस है, इसके ऊपर हम रहते हैं। अगर आप इसमें नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मिनरल्स मिलेंगे, रॉक्स मिलेंगे, लेकिन काफी नीचे जाने पे एक वाटर की लेयर मिलती है स्टूडेंट्स। उसको अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। क्यों अंडरग्राउंड? क्योंकि ग्राउंड के नीचे है वो। अच्छा, ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये आपने यूज भी किया है। इस तरह से हैंड पंप्स आपने देखे होंगे जिससे पानी आता है। तो बेसिकली वो अंडरग्राउंड वाटर ही उससे बाहर निकल के आता है। जब आप पंप को चलाते हो तो अंडरग्राउंड वाटर इस पाइप से होता हुआ बाहर निकल के आता है। फिर स्टूडेंट्स, आपने वेल भी देखा होगा, गांव में जनरली होता है, नहीं देखा तो सुना तो होगा उसके बारे में। तो वेल्स जो होते हैं वो काफ़ी डीप होते हैं, इतने डीप होते हैं कि वो अंडरग्राउंड वाटर की लेयर तक पहुंच जाते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर जो है उस वेल से निकाला जाता है और फिर लोग उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो कहने की बात है कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, और अर्थ पे इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट स्टूडेंट्स। यहां पे भी एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? Hydrosphere consists of water present on earth in different forms like in oceans, rivers, lakes, underground water, etc. तो अर्थ पे अलग अलग तरीके से जो पानी पाया जा रहा है, वाटर मिल रहा है, वो सबको आप एक बार में सोचोगे तो यू कैन से या दिस इज हाइड्रोस्फीयर, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट लैंड स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी सिंपल, वो तो आपको पता ही है, राइट। यहां पे भी एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, दैट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द हार्ड क्रस्ट सराउंडिंग द अर्थ, राइट। ये वही चीज है लैंड, लिथोस्फीयर, जिसपे हम एक्चुअली रहते हैं। सो दीज आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड ऑन अर्थ: एयर, वाटर एंड लैंड। तो एक एक करके तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी हम करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे एयर के बारे में। तो एयर लिविंग बीइंग्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो किन किन तरीके से वो इंपॉर्टेंट है, क्या एयर का एप्लीकेशन है, वही हम यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है एयर का स्टूडेंट्स, आप ही मुझे बताएं। आपको पता है, दैट इज फॉर ब्रीदिंग। स्टूडेंट्स, हमारे आसपास हर जगह हवा है, हम उसको अंदर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं। इफ यू क्लोज योर नोज फॉर फ्यू मिनट्स, you will not be able to breathe in and you will die only in a matter of few minutes, and that is the case not only with you but with other animals as well. तो आप समझ सकते हैं एयर कितना इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल। तो स्टूडेंट्स, एयर का ब्रीदिंग में जो यूज है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट आप यहां पे देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा सोलर सिस्टम है। तो सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन हमारा जो अर्थ है वो बड़ा यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि बड़ी अच्छी बात है वहां पे कि अर्थ पे लाइफ पाई जाती है, बाकी प्लैनेट्स पे लिविंग बीइंग्स नहीं पाए जाते। तो ऐसा क्यों है? देखो, ऐसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक रीजन जो है वो है कि अर्थ पे पाई जाने वाली जो हवा है, एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसका कंपोजिशन बड़ा यूनिक है,
जैसे मैं आपको बताता हूं, आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स कि अर्थ पे जो हवा पाई जाती है हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में, उसका कंपोजिशन क्या होता है? इसमें बहुत सारी गैसेज होती है। कौन कौन सी गैसेज होती है आप बताएं मुझे स्टूडेंट्स, बताएं। उसमें होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, आर्गन और कई सारी गैसेज होती हैं। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है स्टूडेंट्स बताएं? 78%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो दैट विल बी 99%। तो बाकी 1% में बाकी सारी गैसेज होती हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ये जो कंपोजिशन है ये बड़ा यूनिक है। अर्थ पे जो एयर होती है उसका कंपोजिशन कुछ ऐसा होता है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स में जो हवा पाई जाती है उस पे ये कंपोजिशन नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, वीनस और मार्स जो कि अर्थ के आसपास के प्लैनेट्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें जो हवा होती है उसमें 95 to 97% कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है और बाकी 2-3% बाकी गैसेस होती हैं। तो ये जो कंपोजिशन है एयर का उन प्लैनेट्स पे वो एडिक्वेट नहीं है ब्रीदिंग के लिए। बट ये जो कंपोजिशन है इसमें ऑक्सीजन खास करके इंपॉर्टेंट है, इसका परसेंटेज काफी हाई है, आप देखो 21%। ये जो कंपोजिशन है दैट इज एडिक्वेट फॉर ब्रीदिंग। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन अर्थ बट नॉट ऑन अदर प्लैनेट्स। आई होप यू गेट दिस। तो एक और पॉइंट देखते हैं ब्रीदिंग से रिलेटेड। हम या ह्यूमन बीइंग्स जब ब्रीदिंग करते हैं तो वो 2 पार्ट में होती है। आपने देखा, एक हवा अंदर लेना, एक हवा बाहर छोड़ना। अंदर लेना मतलब इनहेल करना, बाहर छोड़ना मतलब एक्सहेल करना। तो स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन बीइंग्स या बाकी एनिमल्स भी जब इनहेल करते हैं तो हवा में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसका यूज करते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में मिलता है। समझ में आ रही है आपको बात? तो आप सोचो कि दुनिया में कितने सारे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लार्ज अमाउंट में हो रहा है। तो इससे क्या आपके दिमाग में कोई कंसर्न डेवलप हो रहा है? होना चाहिए, होना चाहिए। देखो कितनी लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो कम होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ना चाहिए, राइट? इनफैक्ट कुछ और फेनोमेनाज भी हैं जिसके कारण ऐसा होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, बर्निंग, कहीं ना कहीं कोई वुड को बर्न कर रहा है, कोल को बर्न कर रहा है, तो बर्निंग के प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है। तो इस फेनोमेना में देखो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से यूज हो रहा है, तो यानी ऑक्सीजन कम होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना चाहिए, जैसा कि इस फेनोमेना में ब्रीदिंग में हो रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स, शायद आप जानते होंगे कि ऐसा होता नहीं है। ऑक्सीजन 21% है तो वो 21% ही रहता है एटमॉस्फेयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो परसेंटेज है नॉर्मली उतना ही रहता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेसेस हो रहे हैं इनके उल्टा भी कुछ प्रोसेस हमारी दुनिया में चल रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट जो है वो एनिमल का उल्टा काम करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में डालते हैं। तो उल्टा काम कर रहे हैं ना। इन सारे प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज हो रहा था, लेकिन इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बन के एटमॉस्फेयर में वापस आ रहा है। तो क्या होता है कि जितना ऑक्सीजन यहां पे यूज हो रहा है ऑलमोस्ट उतना ही ऑक्सीजन यहां से अगर बन के वापस आ जाए तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या रहेगा स्टूडेंट्स? कांस्टेंट। वैसा ही कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी हो रहा है कि इन प्रोसेस में जितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में, प्लांट्स में यूज हो जाता है, तो ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज भी सेम रहता है। समझ में आई बात आपको? इनफैक्ट कुछ और भी ऐसे छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे मैं आपको बताऊं, इस तरह के शेल आपने देखे होंगे, जनरली सी या ओशन शोर पे के किनारे आपको देखने को मिलते हैं। तो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो इनको एक्चुअली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो सी के अंदर पानी में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ही एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं इन शेल का निर्माण करते हैं, उनको बनाते हैं। तो हम लिख भी सकते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन सी वाटर टू फॉर्म शेल्स। तो जैसे इस प्रोसेस में प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे थे, वैसे यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि कैसे एटमॉस्फेयर का ये जो कंपोजिशन है वो बैलेंस रहता है, उसमें सारी गैसेस का जो परसेंटेज है, खासकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हमने बात की, वो कांस्टेंट रहता है। कहीं पे अगर ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो कहीं पे फॉर्म भी हो रहा है। सो अब टाइम है एयर का नेक्स्ट एप्लीकेशन देखने का, दैट इज क्लाइमेट कंट्रोल। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक्चुअली, और बहुत मजा आएगा आपको, लेकिन ध्यान से देखने की जरूरत है। देखें आप कि हमारा जो सोलर सिस्टम है स्टूडेंट्स, में कई सारे प्लैनेट्स होते हैं, आपको तो पता ही है। कुछ प्लैनेट जो है वो सन के बहुत पास होते हैं और कुछ दूर होते हैं, और आपको ये भी पता है कि जो पास होते हैं वो गर्म होते हैं और जो दूर होते हैं वो जनरली थोड़े कोल्ड प्लैनेट्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है बताओ आप,
बड़ा सिंपल स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है कि जो पास होते हैं उनको सन की ज़्यादा हीट मिलती है तो वो गर्म हो जाते हैं ऑब्वियसली, और जो दूर है उनको उतनी हीट नहीं मिलेगी तो वो कोल्ड हो जाते हैं इन जनरल। तो अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो अब हम बात करें अर्थ और मून की, राइट, अर्थ एंड मून। तो हालांकि मून प्लैनेट तो नहीं है, बट दोनों की जो डिस्टेंस है सन से वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मतलब दोनों का जो क्लाइमेट है वो सेम ही होना चाहिए, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, दैट इज अ कैच। ऐसा नहीं है, दोनों का क्लाइमेट बड़ा अलग होता है। तो मैं आपको बताता हूं, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो पहले तो आप ये समझें कि ये जो अर्थ है हमारा वो ऐसे रोटेट करता रहता है, तो उसके कारण क्या होता है, डे नाइट्स क्रिएट होते हैं। जैसे आप देखो किसी भी टाइम पे सन की जो लाइट है वो हाफ ऑफ अर्थ को कवर कर पाएगी, दूसरा हाफ जो है अर्थ का वो पीछे है, तो वहां तो सन की लाइट पहुंचती नहीं है। तो आधे पार्ट में डे होता है और दूसरे पार्ट में नाइट होता है, राइट। और फिर ये पार्ट क्योंकि घूमता रहता है, अर्थ घूमता रहता है, तो जहां पे डे है वहां भी कभी रात होगी और जहां रात है वहां भी कभी दिन होगा। स्टूडेंट्स ये सब आप समझते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर ये वर्ल्ड का मैप है, इंडिया में अभी अगर दिन का टाइम होता है तो अमेरिका में नाइट होती है, और वैसे इंडिया में नाइट जब होती है तो अमेरिका में डे टाइम होता है। ये सब चलता रहता है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू नो दैट। एनीवेज वैसा ही कुछ मून पे भी होता है। अब पॉइंट ये है कि जितने पार्ट में डे है, ठीक, वो थोड़ा गर्म होता है क्योंकि वहां पे सन की लाइट और हीट पहुंच रही है, और जितने पार्ट में नाइट होता है वो थोड़ा कोल्ड होता है क्योंकि वहां पे सन की हीट नहीं पहुंच रही है। ये तो आपने देखा ही होगा कि दिन में थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है और रातों कम होती है। तो अर्थ पे क्या होता है कि डे टाइम में एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है और नाइट टाइम पे एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। अच्छा, आपको हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, नाइट के टाइम पे अर्थ पे हर जगह 0 डिग्री टेम्परेचर होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, कहीं पे थोड़ा ज्यादा भी होगा, कहीं पे थोड़ा कम भी होगा, बट एवरेज एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना जा सकता है टेम्परेचर। वैसे डे टाइम पे हर जगह 40 डिग्री टेम्परेचर होगा ऐसा नहीं है, बट एवरेज टेम्परेचर 40 माना जा सकता है, कहीं पे ज्यादा भी होगा, कहीं पे कम भी होगा, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मून की, तो मून में भी आधे पार्ट में तो डे होगा और दूसरे आधे पार्ट में नाइट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स जहां पर डे होता है वहां पे मून पे एवरेज टेम्परेचर होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और नाइट पे मून पे एवरेज टेम्परेचर होता है -190 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अर्थ पे डे और नाइट के बीच में जो टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है वो 40 से 0 के बीच में लगभग हो रहा है। नाउ ये टेम्परेचर वेरिएशन ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स या प्लांट्स जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं, उस टेम्परेचर में वो रह सकते हैं। लेकिन यहां पर देखो मून पे क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर हाई जा रहा है तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स इतने हाई टेम्परेचर में तो लिटरली एनिमल्स और प्लांट्स विल बर्न, और जब नाइट में टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा -190 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उतने लो टेम्परेचर में तो प्लांट्स एनिमल्स विल लिटरली फ्रीज। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे क्लाइमेट इतना हार्श है मून पे कि उस पे लाइफ एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अर्थ पे ऐसा नहीं है, अर्थ में क्लाइमेट इज गुड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि दोनों सन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं ऑलमोस्ट? तो वो इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, एटमॉस्फेयर, जबकि मून के अराउंड ऐसा कुछ भी नहीं है, मून पे हवा नहीं होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर है दैट इज डूइंग क्लाइमेट कंट्रोल फॉर अर्थ, ताकि वहां पे लाइफ सर्वाइव कर सके। तो कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं। सो लेट्स सी, देखो मून पे डे टाइम पे क्या होता है कि सन की जो भी हीट और लाइट है वो मून तक पहुंच रही है, तो इसलिए मून जो है डे टाइम में बहुत गर्म हो गया, ठीक है। पहुंच तो अर्थ पे भी रही है, लेकिन देखो क्या हो रहा है कि अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से पहले हीट को एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा ना, राइट, क्योंकि अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है। तो सारी हीट अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, यानी कि सन की कुछ ही हीट अर्थ तक पहुंचेगी, इसलिए वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता है। यहां पे एटमॉस्फेयर नहीं था तो पूरी हीट जो है मून के सरफेस तक पहुंच गई थी, इसलिए टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, राइट। तो आप देख सकते हैं कैसे एटमॉस्फेयर ने सारी हीट को अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंचने दिया, इसलिए अर्थ का टेम्परेचर 40 डिग्री तक ही बढ़ा और उससे ज्यादा ना बढ़ पाया। समझ में आई बात स्टूडेंट? इसको हम लिख भी सकते हैं कि एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ does not allow all the heat from sun to reach the surface of earth, and thus temperature on the surface of earth during daytime does not become very high। सही बात है। वैसा ही कुछ नाइट में भी होता है। देखो अब क्या होता है, नाइट वाला चीज थोड़ा और ध्यान से समझेंगे कि जहां पे डे था वही पार्ट में बाद में रात भी होती है। तो रात के टाइम क्या होता है कि जो भी हीट इस पार्ट ने एब्जॉर्व की थी डे टाइम पे वो रिलीज होना शुरू होती है, ठीक है।
तो वो हीट जब रिलीज होती है तो नाइट के टाइम पे सरफेस जो है ठंडा होने लगता है, ठंडा होने लगता है, बहुत ठंडा हो जाता है जब पूरी हीट रिलीज हो जाती है, और बहुत ठंडा हो जाता है तो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है -190 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अर्थ पे क्या होता है, जब अर्थ के सरफेस से हीट निकलना शुरू होती है तो वंस अगेन एटमॉस्फेयर प्लेज अ रोल, क्योंकि बीच में एटमॉस्फेयर आता है तो वो सारी हीट को बाहर निकलने नहीं देता है। कुछ हीट निकल पाती है बाहर, लेकिन कुछ हीट एटमॉस्फेयर के कारण ट्रैप हो जाती है। तो क्योंकि सारी हीट अब निकल नहीं पाती है तो टेम्परेचर उतना कम नहीं हो पाता है। समझ में आ रही बात? इसलिए टेम्परेचर बहुत कम नहीं हो पा रहा है। इसको भी स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ डज नॉट अलाउ ऑल द हीट टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट नाइट एंड thus the temperature does not go beyond a limit। समझ में आई बात आपको? तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कैसे एटमॉस्फेयर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अर्थ के अराउंड, ताकि ना उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, और ताकि लाइफ उस पर अच्छे से सर्वाइव कर सके। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ पे वैसा ही क्लाइमेट हो जाता जैसा मून पे है, और फिर वहां पे लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एयर, दैट इज विंड। अब विंड के बारे में तो आपको पता ही है, अगर हल्की हल्की हवा चल रही है तो यू कैन एंजॉय इट, लेकिन अगर विंड बहुत फास्ट है तो इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स, विंड होती क्या है? तो स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा है कि हवा जब रेस्ट पे रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन यही हवा अगर मोशन में आ जाए, चलने लगे, तो विंड इज क्रिएटेड, राइट? तो ये विंड कैसे क्रिएट होती है वही मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं, लेकिन इसको समझने के लिए पहले 2 एक्सपेरिमेंट्स हमें करने पड़ेंगे, बड़े सिंपल से। तो उससे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ विंड इज क्रिएटेड बाय एयर। तो चलो देखते हैं पहला एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हम क्या करने वाले हैं कि इंसेंस लेने वाले हैं, बेसिकली अगरबत्ती। उसको अगर आप जलाओगे तो यू विल सी कि उसका स्मोक ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिखाई देगा रैंडमली। आपको क्या करना है, आपको एक बड़ी सी कैंडल लेनी है और उसके नीचे इस तरह से उसको जलाना है। जब ऐसा करोगे तो थोड़ी देर में विद इन फ्यू सेकेंड्स यू विल नोटिस कि जो स्मोक है अगरबत्ती का वो सीधा सीधा ऊपर जाने लगेगा, वो साइडवेज नहीं जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो स्टूडेंट को बड़ा सिंपल है, ये जो फ्लेम है ना कैंडल की, यही सारा गेम प्ले कर रही है। ये जो है ये बड़ी हॉट है, मतलब गर्म है ना, ये तो फ्लेम है तो इट इज हॉट, तो उसके सराउंडिंग में जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। अब देखो क्या होता है कि गर्म हवा की, हॉट एयर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इट राइजेस स्ट्रेट अप, ऊपर की तरफ जाने की प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो ये सराउंडिंग की जो एयर है वो स्ट्रेट ऊपर जाना शुरू होगी, और जब ये स्ट्रेट ऊपर जाएगी तो क्लियरली ये जो इंसेंस या अगरबत्ती का जो स्मोक है उसको भी अपने साथ साथ ऊपर ही ले जाएगी, राइट? इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा था। तो ये था हमारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि हॉट एयर राइजेस अप, गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ जाती है। दैट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, राइट? अब एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये भी बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 2 बीकर्स लाइक दिस, ठीक है? एक बीकर में तो आपने डाला वाटर, दूसरे में आपने डाला सैंड या सॉइल या दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट? और दोनों में आपने एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर दिया। अब दोनों बीकर को आपने धूप में डे टाइम में बाहर रख दिया अगल बगल। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, डे टाइम में गर्मी होती है तो दोनों गर्म होना शुरू होंगे, ठीक है? आपको दिखेगा कि दोनों के थर्मोमीटर की रीडिंग बढ़ने लगेगी। आप 1 घंटे बाद चेक करते हो, 1 घंटे बाद आपको क्या दिखेगा? क्या लगता है आपको? आपको लग रहा होगा कि हाँ दोनों थर्मोमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी स्टूडेंट्स, लेकिन आप देखोगे कि वाटर की रीडिंग कम बढ़ी होगी और सैंड या सॉइल जो भी है इसमें उसकी रीडिंग ज्यादा बढ़ गई होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ज्यादा गर्म हो गया स्टूडेंट्स, और ये उतना गर्म नहीं हुआ, राइट? तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि अगर वाटर को भी रखा गया है और सैंड और सॉइल को भी रखा गया है टू गेट हीटेड, तो कौन ज्यादा हीटेड होगा, कौन जल्दी गर्म होगा? सैंड और सॉइल कंपेयर टू वाटर। समझ में आ गई बात? अब इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट करते हैं। अब इन दोनों हॉट बीकर्स को क्या करना है, आपको किसी ठंडी जगह पे रख देना है। फॉर एग्जांपल आपने घर के अंदर किसी डार्क रूम में रख दिया, ठीक है, दोनों बीकर्स को ठंडा होने के लिए। तो अब आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि ऑब्वियसली दोनों के थर्मोमीटर की रीडिंग जो है वो कम होने लगेगी। तो 1 घंटे बाद आप चेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट्स? वंस अगेन आपको ऐसा मिलेगा कि जो सैंड या सॉइल था उसका टेम्परेचर ज्यादा कम हो गया होगा। कम तो वाटर का भी हुआ होगा लेकिन उतना कम नहीं हुआ होगा। समझ लो बात को? तो इससे यह समझ में आता है कि अगर हम ठंडा करना चाह रहे हैं तो सैंड या सॉइल जो है वो जल्दी ठंडा होती है। तो पॉइंट नोट करेंगे, जब गर्म करना चाह रहे थे तो कौन जल्दी गर्म हो रहा था? सैंड या सॉइल जल्दी गर्म भी हो जाती है और वही चीज जल्दी ठंडी भी हो जाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है?
कि सैंड और सॉइल जल्दी गर्म भी होगा और जल्दी ठंडा भी होगा। आई होप यू गेट दिस। तो इसको लिख भी लेते हैं, सैंड और सॉइल गेट्स हॉटर देन वाटर इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। वैसे नहीं सकते कि सैंड और सॉइल गेट्स कूलर देन वाटर इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। फाइन। तो अब हैविंग डन दीज टू एक्सपेरिमेंट्स वी कैन अंडरस्टैंड हाउ विंड ब्लोज। तो जैसे देखते हैं, हेडिंग डालते हैं, विंड इन कोस्टल रीजन्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप समुद्र के किनारे कभी गए हो, ठीक है, तो अगर आप दिन के टाइम हो या रात का टाइम हो, किसी भी टाइम आप ओशन या सी के किनारे अगर चले जाओ तो आपको हल्की हल्की हवा महसूस होगी। अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया है अभी तक, तो आप आगे से ध्यान दें। जबकि आप कहीं और हो जहां पे ओशन नहीं है या सी नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं कि हवा चल रही हो, लेकिन समुद्र के किनारे हमेशा दिन या रात के टाइम हवा चलती रहती है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, होता क्या है कि दिन के टाइम जो विंड होती है उसकी डायरेक्शन सी से लैंड की तरफ होती है और रात के टाइम लैंड से सी की तरफ होती है। ठीक है, तो अगली बार आप जब जाओगे सी शोर पे तो आप नोट करना। तो अब मैं आपको यह बताऊंगा कि ऐसी हवा क्यों चलती है। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। तो दिन की बात करते हैं। तो देखो, दिन के टाइम में क्या होगा, आप देखो यहां पे वाटर है, यहां पे सैंड है, दोनों गर्म होना शुरू होंगे। तो आप अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट को याद करो, कौन ज्यादा गर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सैंड है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, हॉटर, राइट। तो देखो क्या है कि सैंड के ऊपर और वाटर के ऊपर हवा है, ठीक। तो क्योंकि सैंड ज्यादा गर्म हो गया है तो उसके ऊपर की हवा भी ज्यादा गर्म हो जाएगी, राइट, जबकि ये हवा उतनी गर्म नहीं होगी, ठीक। और आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को याद करो। गर्म हवा का क्या होता है, गर्म हवा जो है वो ऊपर राइज करेगी, राइट स्टूडेंट्स। अब ये अगर हवा ऊपर राइज कर गई तो यहां तो वैक्यूम जैसा क्रिएट हो जाएगा। इस वैक्यूम को भरने के लिए यहां की हवा इधर जाएगी, तो दैट इज द विंड। यहां से हवा इधर चली ना, तो इसीलिए डे टाइम पे सी से लैंड की तरफ आपको ब्रीज या विंड, ब्रीज इज अ बेटर वर्ड क्योंकि बहुत तेज नहीं चलती है हवा, हल्की हल्की चलती है, इसलिए ब्रीज वर्ड इज बेटर। तो ब्रीज आपको महसूस होती है। समझ में आई बात? बड़ा सिंपल है। देखो, नाइट का भी समझाता हूं तो और समझ में आ जाएगा। नाइट टाइम पे क्या होता है, वंस अगेन दिस इज, यहां पे वाटर है आपका, यहां पे सैंड है और दोनों आप ठंडे होंगे यहां पे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से आप सोचो, उसका जो सेकंड पार्ट था उससे, कि कौन ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको याद आ रहा होगा, दिस विल बी कूलर। तो कंपैरेटिवली ये कम ठंडा होगा, मतलब ये हॉटर होगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये हॉट रहेगा। तो दोनों के ऊपर हवा भी है, क्योंकि ये ज्यादा गर्म है वाटर, तो इसके ऊपर की हवा भी ज्यादा गर्म होगी। और गर्म हवा का क्या होता है स्टूडेंट्स, गर्म हवा ऊपर जाती है तो यहां वैक्यूम जैसा क्रिएट हो जाएगा, तो यहां से हवा उसको फिल करने के लिए आएगी। तो आप देख सकते हो यहां पे भी ब्रीज हो गई, बट दैट इज फ्रॉम लैंड टू सी। तो नेक्स्ट टाइम आप जरूर ये चीज को फील करने की कोशिश करना। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहां पे जो बताया है वो हम लिख भी देते हैं, ठीक है, ताकि आपसे पूछा जाए कि कोस्टल रीजन में क्यों विंड ब्लो करती है डे टाइम में और नाइट टाइम में, तो यू शुड बी एबल टू राइट इट। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो देखिए, ये दोनों सिचुएशंस आपने समझी। तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि विंड ब्लोज ड्यू टू अनइवन हीटिंग। समझ लो आप इसका मतलब जहां पर भी विंड ब्लो करती है उसका फंडामेंटल रीजन जो है वो अनइवन हीटिंग ही होता है। जैसे अगर आप देखें तो इन दोनों एग्जांपल्स में भी ऐसा ही था। देखो यहां पर भी क्या हुआ था, देखो जो सैंड है वो ज्यादा हीटेड हो गया था और वाटर कम हीटेड हुआ था, तो अनइवन हीटिंग थी ना, फाइनली उसी के कारण विंड ब्लो हुई है एक्चुअली। यहां पर भी आप देखो तो एक पार्ट जो है वो ज्यादा गर्म था, दूसरा पार्ट कम गर्म था, तो फिर से अनइवन हीटिंग ही थी। तो कहीं पर भी जहां पर भी विंड ब्लो कर रही है वो अनइवन हीटिंग के कारण होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं, पोलर विंड्स। तो स्टूडेंट्स, शायद आपको पता हो कि अगर ये अर्थ है तो आप देखो ये उसका पोल है, राइट, एंड दिस इज इक्वेटर। तो क्या होता है कि पोल से इक्वेटर की तरफ हवा ब्लो करती है, वैसे इधर भी पोल से इक्वेटर की तरफ हवा ब्लो कर रही होती है, विंड ब्लो कर रही होती है, ठीक। तो वो भी अनइवन हीटिंग के कारण ही होता है। देखो क्या होता है कि आपको तो पता ही है कि अगर सन है तो सन से इक्वेटर की डिस्टेंस कम होती है और पोल की डिस्टेंस ज्यादा होती है। तो इक्वेटर इसलिए बड़ा गर्म होता है, आपको पता है, और पोल पे ठंड होती है। तो क्या होगा कि यहां की इक्वेटर की जो हवा है वो बहुत गर्म हो जाएगी और पोल की हवा उतनी गर्म नहीं होगी। और गर्म हवा का क्या होता है, गर्म हवा विल राइज अप, राइट। तो गर्म हवा यहां से जब राइज अप होती है, ऊपर उठती है, तो यहां वैक्यूम जैसा क्रिएट होता है, तो पोल से क्या होगी, हवा उसको फिल करने के लिए आती है, ठीक है। तो देखो आप यहां से विंड ब्लो हुई ना, पोल से इक्वेटर की तरफ विंड ब्लो हुई,
तो इस तरह से पोलर विंड्स भी चलती हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसा ही होता है, वो मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि वो तो सेम ही है। और यहां पर भी आप रीजन देखो तो अनइवन हीटिंग ही है, क्योंकि इक्वेटर ज्यादा हीटेड हो गया, पोल उतना हीटेड नहीं होता है, तो अनइवन हीटिंग के कारण विंड इज ब्लोइंग। फाइन, तो आपने विंड्स के बारे में काफी कुछ समझा, तो लेट मी टेल यू सम मोर स्मॉल पॉइंट्स। डायरेक्शन ऑफ विंड कैन बी अफेक्टेड बाय फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, वो तो हमने देखा ही है, अनइवन हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, राइट। तो हमने देखा कि उसके कारण कैसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में विंड ब्लो कर सकती है। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है जो विंड के डायरेक्शन को कई बार इफेक्ट करता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स। जैसे आप देखो कि मान लो ऐसे यहां पे हवा चल रही है, ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो बीच में माउंटेन है, तो क्या होगा, ये हवा चल रही है, अब ये आगे तो जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि बीच में तो माउंटेन आ गया। तो इस केस में क्या होगा कि हवा को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्या तो इधर की तरफ आएगी या उधर की तरफ जाएगी। तो अगर इस तरह से कोई ज्योग्राफिकल फैक्टर आ जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे माउंटेन आ गया, तो ऑब्वियसली विंड हैज टू चेंज इट्स डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के बाद ऐसे रोटेट करती है, तो उसके कारण भी विंड्स की डायरेक्शन डिसाइड होती है, उससे इफेक्ट होती है, लेकिन उसके इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे इन दिस कोर्स। सम टाइम लेटर वी विल टॉक अबाउट दिस इन ग्रेट डिटेल, राइट। So now we are going to see a very important application of air, that is rain, छम रेन। तो रेन जो है वो भी हवा के कारण होती है स्टूडेंट्स। So let's understand how। सबसे पहले आप ध्यान दें कि एयर जो है, अर्थ पे जो एयर पाई जाती है उसका कंपोजिशन क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन और कई सारी गैसेस होती हैं। इसमें ये जो वाटर वेपर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हवा में वाटर वेपर होता है, इसी के कारण रेन होती है। तो सबसे पहले समझना यह बनता है कि व्हाई देयर इज वाटर वेपर इन एयर। वाई, हवा में वाटर वेपर आता कैसे, उसके कई सारे कारण हैं, रीजंस हैं, जिसमें आपको बताता हूं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज। जैसे स्टूडेंट्स, अर्थ पे ओशन होते हैं, रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, राइट। उनमें जो पानी है, देखो उसका क्या होता है कि डे टाइम पे जब सन की हीट उन पे पड़ती है तो वो गर्म होता है और इवोपरेशन प्रोसेस होता है वहां पे, मतलब वाटर जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में मिल गया, तो एटमॉस्फेयर में यानी एयर में वाटर वेपर हुआ, राइट। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई एटमॉस्फेयर और एयर हैज वाटर वेपर। और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स और ट्रीज में क्या होते हैं, उनके लीव्स में टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे लीफ उसका ले लो तो उसमें टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं एक्चुअली। तो उन टाइनी टाइनी पोर्स से वाटर वेपर बाहर निकलता है और एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होता है। तो दिस अनदर रीजन व्हाई एटमॉस्फेयर हैज वाटर वेपर्स। और भी छोटे छोटे कई सारे रीजन है, जैसे कि आप अगर बहुत खेल लेते हो, ठीक है, तो आपको बहुत स्वेटिंग होती है, तो वो स्वेट में तो ज्यादा वाटर ही है ना, तो वो वाटर भी जो है वो भी इवापोरेट होता है और एटमॉस्फेयर के साथ मिल जाता है। और ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ ही नहीं, एनिमल्स के साथ भी होता है। एनिमल्स ऑल्सो स्वेट, ठीक है, तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं टू वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। सो थर्ड रीजन वाज इवापोरेशन ऑफ स्वेट। तो स्टूडेंट्स, ये तीन इंपॉर्टेंट रीजंस मैंने आपको बताया जिसके कारण हवा में वाटर वेपर होता है, राइट। अब यह समझने की बारी है कि हाउ दिस वाटर वेपर कॉजेज रेन। उसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा ताकि हम बहुत अच्छे से समझ पाए कि कैसे रेन होती है। सो नाउ स्टूडेंट्स, इट इज टाइम टू सी एन एक्सपेरिमेंट, जिससे कि हमें यह समझ में आएगा कि वाटर वेपर के कारण कैसे क्लाउड्स बनते हैं और फिर कैसे उससे बारिश होती है। तो बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको एक बॉटल लेनी है, ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल बॉटल। तो मिनरल वाटर की जो बॉटल्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो बड़ी परफेक्ट है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, वो आप ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा पानी आपको इस तरह से भरना है, ठीक है, और उसकी कैप को क्लोज करके छोड़ देना है फॉर अ डे और टू, ठीक है। तो सपोज करो एक दिन के लिए आपने छोड़ दिया, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर है वो थोड़ा सा वाटर उसमें से इवापोरेट हो जाएगा। तो ऊपर जो एयर है इसमें बंद पार्ट में, ठीक है, वहां पे वाटर वेपर का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। तो यू कैन थिंक कि नीचे वाटर है, ऊपर बहुत सारा वाटर वेपर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो आपको क्या करना है, आपको इसका कैप खोलना है और एक अगरबत्ती लेके आनी है, इंसेंस, जिससे स्मोक निकल रहा होगा, वो आप इसके कैप पे लेके आओ, मतलब इसके माउथ पे लेके आओ, सॉरी, राइट। तो कुछ स्मोक अंदर चल जाएगा और फिर आप उसको तुरंत बंद कर दो। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, नीचे वाटर और ऊपर वाटर वेपर प्लस स्मोक आ जाएगा। समझ में आ रही बात? और ये जो पूरा प्रोसेस है कि आपने इसे कैप को खोला, अगरबत्ती लेके आए और फिर आपने इसको बंद कर दिया, ये बहुत क्विकली करना पड़ेगा आपको। क्यों क्विकली करना पड़ेगा? अगर आपने ज्यादा टाइम लगाया तो जो अंदर वाटर वेपर था वो बाहर निकल जाएगा ना,
ठीक है, तो विद इन 2-3-4 सेकेंड्स आपको ये कंप्लीट कर देना है ताकि स्मोक अंदर भी चल जाए और वाटर वेपर बाहर ना पाए। ठीक है, अब आपके पास मेन चीज तैयार हो गई है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस बॉटल को बहुत कस के स्क्वीज करना है। ठीक है, तो जब बहुत कस के आप स्क्वीज करोगे ना तो आप देखोगे कि ऊपर फॉग जैसा, क्लाउड जैसा, व्हाइट सा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स। जैसे सर्दी के टाइम में, विंटर्स में आपने देखा ना बहुत फॉग होता है, ऐसा व्हाइट सा दिखाई देता है, वैसा कुछ आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स। राइट, तो स्टूडेंट्स ये क्यों बना, अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लाउड्स फॉर्मेशन कैसे होता है रियल में। तो वही मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं कि ये क्यों ऐसा व्हाइट सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। सो देखो, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपने इसको बहुत स्क्वीज किया तो बेसिकली आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया है। यहां पे प्रेशर लो था, यहां पे आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया। हाई प्रेशर जो होता है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्विवेलेंट टू कूलिंग। जैसे मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है इसका। देखो, वाटर वेपर जो है अगर आप उसको कूल करो तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि हाई प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू कूलिंग, मतलब दोनों एक ही बात है। कैसे एक ही बात है ये हम इस कोर्स में नहीं देखेंगे, वो हायर क्लासेस में विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम, राइट। लेकिन क्योंकि इक्विवेलेंट है तो दोनों का इफेक्ट सेम होता है। मतलब आप वाटर वेपर पे कूलिंग ना करके अगर हाई प्रेशर भी अप्लाई करते हो तो भी वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है। तो वही हो रहा है यहां पे। आपने बेसिकली इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया तो यहां पर जो वाटर वेपर था वो एक्चुअली लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन यहां पे हुआ क्या है कि वो लिक्विड वाटर कंडेंस होकर नीचे नहीं गिरा है, इस नीचे वाले वाटर के साथ मिक्स नहीं हुआ है। वो जो लिक्विड वाटर है उसने यहां पे फॉग टाइप, क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर बना लिया है। तो क्यों बना लिया है ऐसा क्लाउड टाइप या फॉग टाइप स्ट्रक्चर, वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखो क्या है, आपको तो पता है कि पहले यहां पे बहुत सारे स्मोक पार्टिकल्स थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्मोक पार्टिकल्स थे, राइट स्टूडेंट्स। अब होता क्या है कि ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के प्रेजेंस में जब ये वाला प्रोसेस होता है तो कुछ यूनिक होता है। छोटे पार्टिकल्स के प्रेजेंस में जब ये वाटर वेपर्स लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होते हैं तो कुछ अलग होता है। क्या अलग होता है, वो लिक्विड वाटर जो है इन डस्ट पार्टिकल्स को या छोटे पार्टिकल्स को इस तरह से सराउंड कर लेता है। ठीक है, और इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें बीच में डस्ट पार्टिकल है या जो भी छोटा पार्टिकल है वो है और सराउंडिंग में वाटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है और ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अगर आप दूर से देखते हो ना तो फॉग जैसी फीलिंग आती है आपको, जैसा कि यहां पे आप देख रहे हो। तो विंटर्स के टाइम में जो आप फॉग देखते हो कई बार उसमें भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एक्चुअली डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और उनके सराउंडिंग में वाटर होता है और बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जब आप उनको देखते हो तो आपको एक व्हाइटिश सी फील आती है। वही यहां पर भी हो रहा है स्टूडेंट्स। समझ में आई बात? फाइन, सो यू एक्चुअली अंडरस्टूड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे थोड़ी थोड़ी सी कुछ और बातें मैं आपको बता सकता हूं। जैसे इस बॉटल को आपने बहुत स्क्वीज कर रखा है, इसको अगर आप वापस से रिलीज करो, ठीक है, इस फॉर्म में लाओ, तो स्टूडेंट्स क्या देखेंगे आप, क्या लगता है आपको? वापस से जो क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर है वो गायब हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन चीज आपको दिखाई देगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपने लो प्रेशर अप्लाई किया है। लो प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू हीटिंग। तो इफेक्टिवली आप ऐसा सोचो कि यहां पर जो वाटर था उसको आपने हीट किया, हीट किया तो वापस से वाटर वेपर बन गया है। ठीक है, वापस से वाटर वेपर बन गया जैसे पहले था, तो आपको कोई भी फॉग या क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर अब दिखाई नहीं देगा। और वापस से आप इसको स्क्वीज करोगे तो वापस से आपको ऐसा फॉग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, क्लाउड जैसा। और वापस से जब इसको रिलीज करोगे, लो प्रेशर क्रिएट करोगे तो वापस से क्लीन हो जाएगा सब कुछ। समझ में आ रही है ना बात? यहां पर इस एक्सपेरिमेंट को मैं दोबारा करना चाहूंगा विथ अ स्मॉल चेंज and let's see what happens. So this time once again we'll take the water bottle like this, leave it for a day, तो ऊपर यहां पे वाटर वेपर आ जाएगा। लेकिन अब इस बार इसके अंदर स्मोक नहीं डालेंगे, जैसे हमने इंसेन से अगरबत्ती से डाला था वो नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जो चीज थी ये हम स्किप कर रहे हैं, डायरेक्टली हम यहां से अब यहां आएंगे। ठीक है, मतलब इस बॉटल को डायरेक्टली स्क्वीज करेंगे। ठीक, तो बस अंतर क्या है कि स्मोक जो डाला था वो नहीं डाला। तो अब इसको स्क्वीज करने पे, हाई प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होगा, क्या लगता है आपको? फॉग बनेगा? नहीं स्टूडेंट्स, इस टाइम आपको अंदर कोई फॉग जैसी चीज नहीं दिखाई देगी, जबकि यहां पे दिखाई दी थी। क्यों ऐसा हो रहा है यहां पे? क्योंकि स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे इसके अंदर स्मोक पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो अब इस टाइम जब आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया तो वाटर बना, लेकिन वो वाटर कंडेंस होकर नीचे वाले वाटर में मिल गया जाके। समझ में आ रही बात? इसलिए ऊपर क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दिया। वो क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर सिर्फ तब बनता है स्टूडेंट्स जब स्मोक के प्रेजेंस में वाटर बने।
जैसे यहां पे हुआ था, स्मोक या कोई भी छोटे पार्टिकल्स के प्रेजेंस में ही क्लाउड बन सकता है। अगर वो छोटे पार्टिकल्स नहीं है जैसा कि यहां पे हमने किया, तो लिक्विड वाटर बन जाएगा जो सीधे नीचे गिर जाएगा। यू वोंट सी समथिंग लाइक क्लाउड। So I hope you have understood these experiments, and if you have understood them, it will be very easy to understand formation of cloud and actually rain. तो देखते हैं। So let's see how clouds are actually formed. तो ये अगर कोई वाटर बॉडी है तो इससे वाटर वेपोराइज होके वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, राइट। अब वाटर वेपर इसी तरीके से एटमॉस्फेयर में ऊपर जाए जरूरी नहीं है, मैंने आपको और भी तरीके बताया जैसे ट्रांसपिरेशन या फिर इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, व्हाटएवर। द पॉइंट इज कि वाटर वेपर जो है वो ऊपर जाए। अब ये वाटर वेपर जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? देखो एटमॉस्फेयर में ऊपर लो टेम्परेचर होता है, राइट। तो लो टेम्परेचर होता है तो क्या होगा? वाटर वेपर जो है लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना चाहेगा, राइट। लेकिन होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में ऊपर या नीचे कहीं पर भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। हवा में हर जगह डस्ट पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, यहां भी मेरे आसपास भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये देखें आप, कई बार आपने सुबह सुबह देखा होगा कि जब विंडो से बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट आती है तो उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको डांस करते हुए से दिखाई देते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कभी ना कभी, राइट। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में, एयर में हर जगह होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो ऊपर भी एटमॉस्फेयर में ऐसे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो आप समझ गए अब तो क्या होने वाला है। इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स के प्रेजेंस में जब ये वाटर वेपर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? आपको अभी भी मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था, तो आपको समझ में आ गया डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड वाटर जो है इस तरह से एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट। और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर्स को जो हम दूर से देखते हैं तो हमें क्लाउड जैसा दिखता है, राइट। तो बेसिकली जो क्लाउड्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें इसी टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स सराउंडेड बाय लिक्विड वाटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको समझ में आएगा ना क्लाउड कैसे बनते हैं। सो दिस इज हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। अब रेन कैसे होती है, बारिश कैसे होती है? तो देखो होता क्या है कि इसी में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे, इनमें वाटर का अमाउंट बढ़ता जाता है। जैसे ज्यादा वाटर वेपर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वो बड़े होते जाते हैं और कभी ना कभी वो बहुत हैवी हो जाएंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो नीचे गिरेंगे। तो वो नीचे जब गिरते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में तो बारिश होती है। समझ में आई बात कि कैसे रेनफॉल हैपेंस, राइट। अच्छा, अब इसी में स्टूडेंट्स कई बार आपने स्नोफॉल और हेल स्टॉर्म भी देखा होगा। तो वो कैसे होते हैं? उसमें कोई खास कैच नहीं है। देखो कई बार क्या होता है कि जब ये हैवी पार्टिकल्स नीचे गिर रहे हैं तो हो सकता है कि बीच में रास्ते में बहुत ठंड हो, वेरी लो टेम्परेचर, तो वहां पे क्या होगा, ये लिक्विड वाटर में सॉलिडिफाई, अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो, राइट, तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन। तो जब ये सॉलिड चीज अब नीचे गिरती है तो आपको क्या तो स्नोफॉल के फॉर्म में वो दिखाई दे सकती है या फिर हेल स्टॉर्म के फॉर्म में। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी बात समझ में आ रही होगी और बड़ा मजा भी आ रहा होगा कि नेचर में ये जो चीजें हम रोज देखते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली देखते हैं, वो क्यों होती है। स्टूडेंट्स मैंने ब्रीफली इसको लिख भी दिया है ताकि एग्जाम में अगर आपको लिखना पड़े तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इससे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड यू आर हैविंग लॉट ऑफ फन। फाइन, तो अब रेन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज समटाइम्स विंड ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेन। तो अभी तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट रेन का मैंने बताया आपको, उसमें विंड का कोई रोल नहीं था, लेकिन कई बार विंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इंडिया का एग्जांपल लेके बताते हैं। तो देखो ये इंडिया है, तो अब देखो रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर वेपर का होना। तो इंडिया का जो ये लैंड है उसके ऊपर वाटर वेपर कैसे आता होगा? तो एक तो आप देखो कि इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं, उनका जो वाटर है वो इवापोरेट होता है, ठीक है, और फिर ट्रांसपिरेशन, स्वेट का इवापोरेशन एनिमल्स या ह्यूमन बींग से, वो सब तो होता ही है। तो उसके कारण इंडिया के लैंड के ऊपर वाटर वेपर होते हैं और उससे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उससे बारिश होती है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर ये जो वाटर वेपर आता है इन सब तरीकों से, वो एक्चुअली बहुत कम अमाउंट में होता है, क्योंकि देखो रिवर्स वगैरह में ना वाटर बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो कम अमाउंट में वाटर वेपर होता है, तो उससे जो रेन होती है वो भी कम ही होती है, राइट। लेकिन इंडिया में एज सच बहुत हैवी रेन्स होती है। लेकिन ये जो फेनोमेना है ये तो बता रहा है कि रेन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या कैच है यहां पे? देखो होता क्या है कि इंडिया इज सराउंडेड बाय ओशंस। ओशंस में तो बहुत पानी होता है, रिवर में कम पानी है, लेकिन ओशन में तो पानी पानी है, कुछ और है नहीं। तो ओशंस में जब इवोपरेशन होता है तो बहुत ज्यादा वाटर वेपर
जो है हवा में आता है, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर आता है। समझ लो मेरी बात को। अब होता क्या है, आप समझो कि अगर मान लो इस तरह से कोई विंड ब्लो करी तो इसके ऊपर जो वाटर वेपर्स थे वो इंडिया की लैंड के ऊपर आ जाएंगे। तो अब वो लैंड के ऊपर क्लाउड फॉर्म कर सकते हैं और इंडिया के लैंड के ऊपर बारिश हो सकती है। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स आपको? देखो, तो यहां पे विंड ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ना। अगर विंड नहीं होती तो क्या होता कि यहां पर ओशन से जो वाटर वेपर बनता, ठीक है, वो ओशन के ऊपर ही शायद बारिश क्रिएट कर पाता, लेकिन हवा चलने से, विंड से वो वाटर वेपर लैंड के ऊपर आ गया तो अब वो लैंड के ऊपर रेन क्रिएट कर सकता है। सो दस विंड इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेन। समझ में आ रही बात? वैसे ही स्टूडेंट्स, इंडिया में ऐसा भी होता है कि यहां से भी, इस टाइप से इधर से भी हवा चलती है, जो कि यहां पे ओशन के ऊपर जो वाटर वेपर है वो तमिलनाडु वाले रीजन के ऊपर लेके आती है और फिर वहां पे भी रेन क्रिएट होती है। समझ में आ रही बात? ये जो विंड्स होती है वो इंडिया के लिए एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज दे क्रिएट लॉट ऑफ रेन, सो उससे एग्रीकल्चर में बड़ा फायदा मिलता है। तो यहां से जो विंड आती है, खासकर ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून्स। इन विंड्स को बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून्स। इतना इंपॉर्टेंट है वो विंड कि उनको नाम दिया गया है। और ये जो विंड ब्लो करती है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स। आई होप यू फॉलो दिस। तो ये हमने इंडिया का एग्जाम्पल लेके देखा, बट दुनिया में हर जगह पे विंड एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेन्स। उसके कारण क्या होता है कि वाटर वेपर का मूवमेंट होता है। वाटर वेपर बना एक जगह पे, लेकिन वो विंड के कारण दूसरी जगह चला जाएगा और वहां पे वो रेन क्रिएट कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे।